Namaskar everyone. Today we'll start with another chapter in history of class 10. The name of the chapter is Rise of Nationalism in Europe. Another very interesting and important chapter. As you all are aware, this time due to COVID-19, two of our chapter is deducted from history part. So, scoring in history we can say has become more easy, and if you pay little more attention, almost you can score out in history and even in SS. Only effort that is needed from your side is regular revision, thorough reading of the chapter and making notes of the chapter. Because when we see the paper style, this time they have included 16 marks question based on source. So source generally we can say maybe from the chapter or maybe related to the chapter from outside. But as I said, related to the chapter. So just like our comprehension as we have in English, you have to read the paragraph and related to that questions will be asked. And as it is given in the sample paper, it's MCQ based. So again it becomes quite easy. Right, you don't have to write the answer from your side. You have to just choose the correct option. So it becomes even more easy for you. So scoring is quite easy in SS this time. So let's begin with the chapter. Last year we studied about French Revolution in grade 9. To great extent that we will carry forward over here, and how French Revolution inspired the whole Europe and the different countries across the world, that we will see in this chapter. We start with the chapter with the painting, right, which you can see over here. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेंटिंग है. ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 में. सो वॉच द पेंटिंग केयरफुली, बिकॉज एग्जाम में ये आपके 5 मार्क्स के लिए प्रश्न इसके ऊपर पूछा जाता है कि फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में क्या बताने का प्रयत्न किया है या क्या बताया है. तो अगर आप पेंटिंग को आराम से देखें, समझें, तो फिर आप अपने आप पूरा आंसर लिख सकते हैं. तो एज आई ऑलवेज सेड, हिस्ट्री और सोशल साइंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट लाइक द स्टोरी. स्टोरी याद है, देन यू नीड टू कन्वर्ट इनटू लैंग्वेज, दैट्स ऑल. सो 1 मार्क्स के लिए पूछ भी सकते हैं फ्रेडरिक सोरियो कौन था. तो पेंटर था जिसने सीरीज ऑफ पेंटिंग्स बनाई थी. तो पेंटिंग अब क्या बताती है उसके बारे में हम जान लें, समझ लें. तो ये पेंटिंग जो है वो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी 1848 में. इस पेंटिंग के अंदर उन्होंने सीरीज यानी 4 पेंटिंग्स बनाई हैं, राइट. और इस पेंटिंग में उन्होंने अपना जो सपना है, ड्रीम है यूटोपिया का या यूटोपियन सोसाइटी का. अगेन यूटोपियन टर्मिनोलॉजी आपको 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है. तो यूटोपियन जो है वो उसका ड्रीम वर्ल्ड था. यानी जैसे माइथोलॉजी की दृष्टि से अगर हम देखें तो कैसे सभी उदाहरण लेते हैं राम राज्य का,
कि जब भगवान राम का समय था तो उनकी प्रजा सभी खुश थी, वी कैन से 100% सब खुश थे, एंड लॉर्ड रामा वॉज टोटली डिवोटेड टू हिज पीपल, कि प्रजा की खुशी प्रथम, बाकी राजा की बाद में। तो एक वैसे आइडियल वर्ल्ड का वो सपना देखते थे कि विश्व ऐसा हो, समाज ऐसा हो जहाँ हर कोई व्यक्ति खुश हो, राइट, सत्य का बोलबाला हो, हर कोई हैप्पी हो, विश्व में सुख शांति हो और दुख जैसी कोई चीज ना हो। तो उसे हम यूटोपियन सोसाइटी या यूटोपिया कहते हैं। तो यही आइडियाज़ को, इसी सपने को उन्होंने अपनी इस 4 पेंटिंग के रूप में दिखाने का प्रयत्न किया है। बट ऐसा समाज आज के समय में सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता होना काफ़ी मुश्किल बात। अब इस पेंटिंग में उन्होंने क्या बताया है कि यूरोप के निवासी और अमेरिका के निवासी, हर एक वर्ग के, हर एक उम्र के जो लोग हैं वो कहाँ से, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है हमने पिक्चर में देखा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, राइट, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ऑलरेडी अमेरिका के और यूरोप के निवासी जो है वो यहाँ से ट्रिब्यूट, रेस्पेक्ट देते हुए ऑलरेडी यहाँ से निकल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ी लाइन आपकी, ये पूरी यहाँ जस्ट लाइक अ बिग चेन आप देख सकते हैं। और दुनिया के ऑलमोस्ट हम बात करें तो यूरोपियन देश के ऑलमोस्ट सभी देश के लोग, अलग अलग उम्र के सेक्शन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हर कोई वर्ग का व्यक्ति, हर कोई उम्र का व्यक्ति जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ट्रिब्यूट देते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अब हमने लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से देखा था कि हिस्टोरियंस, इतिहासकारक जो है वो नेशन को एक लेडी के रूप में पर्सोनिफाई करते थे या दिखाने का प्रयत्न किया था उन्होंने। तो जैसे फ्रांस के अंदर हमने देखा था, राइट, मेरेन, उसी तरह यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जर्मन में जर्मेनिया, और हमारे इंडियन हिस्ट्री में हम देखें तो भारत माता। तो इसे हम एलोगरी कहते हैं। तो फीमेल के रूप में देश को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमने लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में ही ये चीज़ें पढ़ी। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, तो आप सब ने देखा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जनरली कैसे देखने को है। तो एक हाथ ऐसे नीचे है और एक हाथ ऐसे है। तो एक हाथ में आप क्या देखते हो कि टॉर्च है। अब ये टॉर्च किसका प्रतीक है, किसको सिंबलाइज करता है, एनलाइटमेंट को, दैट इज नॉलेज को, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो टॉर्च सिंबलाइजेस दैट, गुड ओवर एविल। और दूसरे हाथ में जो है किताब है, वो किताब क्या बताती है, दैट इज चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी लोगों के अधिकार, हमारे क्या अधिकार हैं, तो उसके सब नियम कायदे कानून जो हैं वो उसकी किताब दूसरे हाथ में आपको देखने को मिलती है। फर्दर आप देखें तो सामने ग्राउंड पे क्या है, सेटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट, यानी बिखरे हुए मोनार्की के धजिया कहें, ताज, सिंहासन, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं फिर से आपको पेंटिंग दिखाता हूँ ताकि ये पॉइंट आप अच्छी तरह समझ जाएं। जी, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज द स्कैटर्ड
रिमेन्स जो है, यहाँ पूरा आप देख सकते हैं ग्राउंड पे, कि ये मोनार्की, राजाशाही जिसे हम कहते हैं, तो उनके चिथड़े, टुकड़े टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये क्या सिंबलाइज करता है कि अब लोगों में जागरूकता आ गई है, अब उन्हें राजाशाही में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, अब लोगों को उनकी खुद की सरकार चाहिए जहां वो स्वयं अपने लीडर्स को इलेक्ट करें और उनके मनपसंद लीडर्स देश को चलाएं, समाज के लिए काम करें, उनके लिए काम करें, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। ये रिमेन्स उसका प्रतीक है कि अब इसकी राजाशाही सिस्टम नहीं चलेगी। एब्सोल्यूटिस्ट की बात करें तो अगेन 1 मार्क्स में एब्सोल्यूटिस्ट आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। तो एब्सोल्यूटिस्ट यानी हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें तो मोनार्की या मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां आर्मी की मदद से शासन किया जाता है, तब वो मिलिट्री यानी डिक्टेटरशिप भी हो सकती है या मोनार्की भी हो सकती है। और हमें पता है कि जहाँ आर्मी की मदद से होता है तो वहाँ नागरिकों का बहुत सारे राइट्स एंजॉय करने को नहीं मिलता है। सो राइट टू स्पीच, राइट टू प्रेस, ये सब जनरली डिनाई किया जाता है। आप राजा के खिलाफ या अपने लीडर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, और अगर बोलते हैं तो आपको पता ही है कैसे। अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया में राजाशाही है, तो वहाँ के नियम कायदे कानून आपको पता ही है कि अगर आप कुछ भी बोलते हैं राजा के खिलाफ तो व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता है, सर से अलग कर दिया जाता है। या जैसे ईरान में रिलीजियस गुरु का रूल है, तो अगेन आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल। तो दैट इज एब्सोल्यूटिज्म। तो यूटोपियन विजन दिखाया गया है इस पेंटिंग में कि सभी दुनिया के अंदर जो देश हैं वो सब स्वतंत्र हो जाए, एक देश बन जाए, एक राष्ट्र बन जाए, राइट। क्योंकि ये अभी समय वैसा है जहाँ राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ है। हर एक कंट्री जो है वो छोटे छोटे प्रोविंस या स्टेट्स में डिवाइडेड हुआ है, और कुछ ही कंट्रीज स्टेट बन चुके हैं, राष्ट्र बने हैं। बाकी सब या तो हम प्रोविंस में डिवाइडेड हैं या स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले कौन जा रहा है यहाँ? तो सबसे पहले जो प्रोसेशन में है, या हम कहें छुक छुक गाड़ी जो आपको देखने को मिल रही है, तो छुक छुक गाड़ी में जो है सबसे आगे है यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। ये दोनों देशों ने जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर दिया है, राइट। और ये दोनों देश जो हैं अब स्वतंत्र हो चुके हैं, एक नेशन स्टेट बन चुके हैं। सो दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद हम देखें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास जो पहुंच चुके हैं जो वहां तक, दैट इज फ्रांस। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जो है उसके पास पहुंच चुके हैं। फिर से मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, यह है हमारा फ्रांस। तो फ्रांस लोग जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो यह है जर्मनी का झंडा, यानी ब्लैक, रेड और येलो। तो उसके बाद फॉलोड बाय जर्मनी, एंड स्टिल वी विल सी मैनी डिफरेंट कंट्रीज। फ्रांस के बाद जो मैंने आपको बताया कि उसके बाद है जर्मनी, जो अपना तिरंगा झंडा लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो उनका जो कलर है वो है ब्लैक, रेड एंड ग्रीन कलर का उनका तिरंगा झंडा है। और इस उम्मीद से, राइट, कि लिबरल्स ये उम्मीद करते हैं कि बाय 1848 जो है जर्मनी भी स्वतंत्र हो जाएगा, एक राष्ट्र देश बन जाएगा, जबकि वो खुद कई सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो वो जो
किंगडम है या प्रोविंस है वो मिलकर एक नेशन स्टेट बनाते हैं। जर्मनी के बाद जो नेक्स्ट देश उनके पीछे है वो है ऑस्ट्रिया है, फिर किंगडम ऑफ टू सिसली है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये सब एक के बाद एक पीछे लाइन में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब फर्दर क्या बताया गया है कि स्वर्ग से, हेवन से, तो आपने अगर पेंटिंग में गौर किया हो तो यहाँ पेंटिंग में टॉप में आपने जीसस क्राइस्ट और वेरियस एंजल्स को देखा होगा, राइट। तो जीसस क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स जो है ऊपर से ये पूरे दृश्य को बहुत ही ध्यान से, चाव से, इंटरेस्ट से देख रहे हैं कि कैसे पूरा विश्व धीरे धीरे जो है एक के बाद एक नेशन स्टेट की ओर बनता जा रहा है, जहां लोगों का खुद का शासन होगा, सभी सुखी होंगे। और ये क्या सिंबलाइज करता है, राइट। तो स्वर्ग से वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। दे सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, के सभी देशों के बीच जो है एक भाईचारे की भावना बने, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें। और जैसे आज हम देखते ही हैं, भले हमारे ज़्यादा अच्छे रिलेशंस ना हो, तो जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो हर एक देश दूसरे देश की सहायता के लिए आता है, फिर वो फाइनेंशियल हो, मेडिकल हो, जिस रूप से भी हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी हम मदद करते हैं। एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर द पार्ट ऑफ द WHO। तो बीइंग द मेंबर ऑफ द WHO हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्योंकि कोई भी देश जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ें हमने जो है पेंटिंग में देखी। अब आगे देखें तो स्प्रेडिंग नेशनलिज्म, कि कैसे राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना लोगों में और धीरे धीरे जागरूक होने लगी। तो नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो देशभक्ति की भावना जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल और मेंटली ज़्यादा मोटिवेट होने लगी। सो फोर्स विच ब्रॉट चेंज इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, कि जब लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई तो राजनीति में बहुत बड़ी क्रांति आई, और मानसिक रूप से यूरोपियन देशों में खासकर सबसे पहले क्रांति आई। सभी लोग समझ गए कि जब तक हमारा देश जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में, स्टेट्स में या प्रोविंस में जुड़ा है या किंगडम में जुड़ा है, जब तक ये एक होकर एक नहीं बनेगा तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, मानव जाति का डेवलपमेंट नहीं होगा। वो कहते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द डिश। जब कोई एक वानगी बनाना है, डिश बनाने, और 10 लोग उसमें भेजा लगाएंगे तो वो डिश खाने की जैसी नहीं रहती, विचित्र ही टेस्ट आता है। और वही किसी एक पर्टिकुलर शेफ या कुक को दे दे तो एक रीजनेबल या स्वादिष्ट डिश बनती है, राइट। तो यहाँ पे भी पॉलिटिकली बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है। एंड नाउ मेंटली पीपल आर फेड अप विद द मोनार्की। तो वो अब बदलाव चाहते हैं कि उनकी स्वयं लोगों की सरकार बने। और इस नेशनलिज्म ने जो है इमर्ज, रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, राइट। तो जो मल्टी नेशंस, जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि जैसे आगे हम देखेंगे कि जर्मनी के 39 कन्फेडरेशन, यानी जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल प्रोविंस और स्टेट्स, 39 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। इटली को हम देखेंगे तो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, यानी 7 पार्ट में।
हमारी इंडिया की ही हम बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस मोर देन 545 प्रोविंसेस हमारे इंडिया में थी, और फिर हमारे राइट रेस्पेक्टेड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रजवाड़ों को, इन प्रोविंस को इकट्ठा किया एंड इंडियन यूनियन बनाई। इसलिए आज हमारा अखंड भारत, जिसका सपना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हमारे कौटिल्य, या जिन्हें हम प्यार से चाणक्य कहते हैं, उन्होंने जो अखंड भारत यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा था, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संपन्न किया। तो आज पूरा भारत देश एक है, राइट। तो नेशन स्टेट जो है पहली बार हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हुई, तो अलग अलग डायनास्टीज जो थी वो मिलकर अब एक देश बना। अब समझ ले कि नेशन स्टेट होता क्या है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी हिस्ट्री के चैप्टर में बताया था, राइट। नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में मैंने बिगिनिंग में ही आपको बताया था कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो नेशन स्टेट तभी संपूर्ण होता है या बनता है या उसका निर्माण होता है व्हेन अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर कंट्री or territory having common history, culture, language, descent, right। कि जब एक बहुत बड़ा समुदाय, राइट, लाखों करोड़ों की आबादी में, जब वो समुदाय को लगता है कि हमारा एक इतिहास है, एक समान कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन है, और उन्हें लगता है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, तब एक देश का निर्माण होता है। और इतिहासकारक कहते हैं कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं नेशन स्टेट की शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसीलिए एग्जाम्पल में मैंने आपको फ्रांस बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये नेशन स्टेट की थ्योरी या टर्मिनोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी। तो फ्रांस was the first state to use this terminology or the word in the history, we can say.